नमस्कार सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टीचर्स एजुकेशनल टीचिंग एकेडमी शिक्षक शैक्षिक शिक्षण संस्थान पर, जहां आज हम विश्लेषण और संश्लेषण विधि के माध्यम से भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो भाषा शिक्षण की क्रियाविधि, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं और इसके माध्यम से जो अधिगम होता है वो प्रभावी होता है। अब भाषा सीखने के अंतर्गत हम जानते हैं कि आवृत्ति अर्थात उसकी बार बार आवृत्ति, उसको सीखे, वो जो उसने भाषा सीखी है उसका बार बार वो प्रयोग करे, बार बार उसका अनुप्रयोग करे, तो उस माध्यम से उसकी आवृत्ति और उसका अभ्यास का अधिक महत्व है। जितना वो उसका अभ्यास करेगा, जितनी उसकी आवृत्ति होगी, जितना उसे उस प्रकार का वातावरण मिलेगा जिसमें वो भाषा का उपयोग करेगा, तो उसकी जो भाषा है वो समृद्ध होगी और उसका भाषा का परिवेश उससे समृद्ध प्राप्त होगा और वह भाषा का विकास कर लेगा। और यह एक आदत बनने की प्रक्रिया है, क्योंकि भाषा को एक आदत के रूप में हम उपयोग लेते हैं। जब यह आदत बन जाती है तो भाषा का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, जो कि हम जानते हैं बाल्य अवस्था में अर्थात विशेष सक्रिय और जागरूक रहती है। बाल्य अवस्था में जो भाषाई विकास की जो अवस्था है, मूर्त जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें 4 वर्ष तक, लगभग 5 वर्ष तक बालक अपनी भाषा का विकास कर लेता है, तो इस अवस्था में अभ्यास के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा बालक की भाषा का विकास किया जा सकता है। इसी दिशा में हम इसके सिद्धांतों की बात करते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वह है स्वाभाविक क्रम का अनुसरण करना, अर्थात बालक की जो भाषा विकसित होती है उसका जो स्वाभाविक क्रम है उसी का अनुसरण करना चाहिए। उसके अनुसार ही बालक की भाषा विकसित हो सकती है। जैसे बालक जो अपनी मातृभाषा अर्थात भाषा अर्जन की प्रक्रिया में क्या करता है, पहले सुनता है, उसके पश्चात उसका अनुकरण करता है, उसे अनुकरण करके बोलता है, फिर उसको ग्रहण कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, और फिर बार बार अभ्यास की प्रक्रिया द्वारा, समृद्ध भाषा परिवेश के द्वारा, समृद्ध आवृत्ति के द्वारा वो उस प्रक्रिया को सीख लेता है। शिक्षण में भी इसी प्रकार की जो है स्वाभाविकता का क्रम को अनुसरण करना चाहिए। जब हम द्वितीय भाषा का अधिगम कराते हैं तो इसी प्रकार की जो प्रक्रिया वो हमें अपनानी चाहिए। सर्वप्रथम उसे शुद्ध भाषा उसे सुनाई जाए, अर्थात जो शिक्षक है वह आदर्श वाचन उसका करे, आदर्श रूप में उसका प्रयोग करे, वार्तालाप में उसका प्रयोग करे, और फिर वह उसका अनुकरण करेगा। अनुकरण के द्वारा उसकी जो है अशुद्धियों को शुद्ध किया जाए और सुनकर समझने की क्षमता वो विकसित कर लेगा। और पढ़ने और लिखने में भी इसी क्रम को अपनाना सफल शिक्षण का उद्देश्य होता है। अर्थात पढ़ने और लिखने में भी इसी क्रम को अपनाना चाहिए। बालक को पहले सुनाना चाहिए, फिर वो अनुकरण करे अर्थात भाषण करे, और उसके पश्चात वह पठन की क्रिया करे, और उसके पश्चात वह लेखन की प्रक्रिया करे। उसके पश्चात दूसरा सिद्धांत है वह है क्रियाशीलता का, अर्थात विद्यार्थी जब तक इसमें सक्रिय नहीं होगा, अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके वो भाषा को नहीं सीखेगा, तब तक वह जो है भाषा का अधिगम नहीं कर सकता। इसलिए भाषा जो है व्यवहारिक प्रयोग तथा अभ्यास से सीखी जाती है। हम जानते हैं व्यवहारिक रूप में जब इसका प्रयोग करते हैं, भाषाई समृद्ध परिवेश में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तभी ये भाषा सीख पाते हैं। और मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम जानते हैं कि जब वह सक्रिय रहेगा, पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखेगा, तभी भाषा को सीख सकता है। इसलिए भाषा जो है एक तो क्रियाशीलता और अभ्यास का प्रयोग और अभ्यास, इन तीनों के माध्यम से जो है विकसित होती है। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, क्रियात्मक कार्य के माध्यम से शिक्षण को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस दिशा में श्रवण, चक्षु प्रशिक्षण अभ्यास, उच्चारण अभ्यास, बोलने में अभ्यास तथा अर्थबोध का अभ्यास नियमित रूप से हमें कराना चाहिए, जिसके माध्यम से जब हम उसे उच्चारण का अभ्यास कराएंगे, श्रवण अर्थात सुनने में अभ्यास, चक्षु अर्थात देखने के प्रशिक्षण का अभ्यास हम उसे कराएंगे, बोलने का अभ्यास करवाएंगे, तो अभ्यास के माध्यम से जो है विद्यार्थी की जो प्रेक्षण शक्ति है, जो सुनने की शक्ति है, इनका विकास होगा। और इस प्रकार से वह भाषा का शिक्षण जो है क्रियाशील रह के सक्रिय रूप से पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके वह करेगा। इसके पश्चात जो तृतीय नियम है वह है मौखिक कार्य को प्रदान करना या प्राथमिकता देना, अर्थात विद्यार्थियों में मौखिक कार्य को अधिक प्राथमिकता देने चाहिए। उनके ऐसे अवसर उन्हें देने चाहिए, ऐसा परिवेश उन्हें देना चाहिए ताकि वो मौखिक वार्तालाप कर सके, वाद विवाद कर सके, संभाषण कर सके। तो बालकों को अधिक बोलने से अभ्यास अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे अपने शुद्ध उच्चारण सहित वार्तालाप कर सकें। मौखिक रूप से कहानी सुनाना है, सुनकर पढ़ना है, गृहीत भावों को, विचारों को अपने भावों में अभिव्यक्त करना है। तो इस प्रकार के उन्हें अवसर प्रदान करेंगे तो वो क्या करेंगे, पठित अंश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर वो देंगे। निरीक्षण अथवा स्मरण से किसी भी घटना का मौखिक या अभिव्यक्ति अर्थात अपने शब्दों में अभिव्यक्ति करेंगे। क्रियाएं बालक को शीघ्र भाषा अधिगम के लिए आवश्यक है। अधिक मौखिक कार्य करवाने के पश्चात लिखित भाषा का समुचित ज्ञान अभ्यास करवाना चाहिए। हमको पता ही है, हम ये बात जानते हैं कि पहले विद्यार्थी को सुनाई जाती है, फिर उसके बाद श्रवण कौशल के विकास के बाद भाषण कौशल, फिर पठन कौशल, पढ़ के वो ज्ञान ग्रहण करते हैं, और फिर उसके बाद में लिखित कौशल का विकास होता है। तो ये जो विकास है, कौशलों का क्रम का विकास निश्चित होता है, इसी क्रम में विकास होता है। रुचि और रुझान का उनकी ध्यान रखना चाहिए, अर्थात विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। यह विधि विद्यार्थी की रुचियों, उसकी आवश्यकताओं, उसकी कमियों, उसकी योग्यताओं का ध्यान रखकर विद्यार्थी स्वयं अपने संज्ञानात्मक संरचना का उसे निर्माण करना चाहिए, वह स्वयं सीख सके स्वतंत्र रूप से, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्थात शिक्षण कार्य जो है वो उसकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। अधिक से अधिक उसे रुचिकर बनाने का प्रयास
शिक्षक को करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का उसे अनुसरण करना चाहिए, जैसे तत्परता का है, पुनर्बलन उन्हें दिया जाना चाहिए, उसमें प्रभाव का नियम है, ये सभी का उसमें पालन किया जाना है। यथासंभव श्रव्य दृश्य सामग्री का हम प्रयोग करेंगे तो अधिक रुचिकर होगा, अधिक सक्रिय रूप से अधिक ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करके वो सीखेंगे। भाषा संबंधित खेलों का उसमें आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें विद्यार्थी आनंद का अनुभव करते हैं, स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। सहशैक्षिक कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है, आशु भाषण है, संभाषण प्रतियोगिता है, प्रश्नोत्तर विधि है, या हम कहें कि बहुत सारे अंत्याक्षरी है। इस प्रकार के जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि व्यवहारिक जीवन से वह संबंध स्थापित करके भाषा शिक्षण को रुचिकर बना सकेंगे। इसके पश्चात है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता अर्थात बालक जो है अलग अलग वैयक्तिक भिन्नता होती है, उनमें अलग अलग योग्यताएं होती है, अलग अलग रुचियाँ होती है, अलग अलग आवश्यकताएं होती है, तो उसी के अनुसार वो जो है सीखते हैं। उनका भाषाई परिवेश अलग अलग होता है, उनका वातावरण अलग होता है, उन्हें जो अनुभव मिलते हैं वो अलग होता है। तो उस अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में जो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता का हमें सम्मान करना चाहिए और उसी के अनुसार उन्हें शिक्षण कराना चाहिए। जैसे किसी में उच्चारण का दोष है तो किसी के पास विपुल शब्द भंडार होता है, कोई मंद तीव्र बुद्धि होते हैं, तो भाषण कौशल संबंधित विकास अन्य प्रकार की विविधताएं, इनका सबका ध्यान रख के उनका समुचित विकास करने का हमें प्रयास करना चाहिए। छठा है शिक्षण सूत्रों का हमें पालन करना चाहिए। भाषा के कौशल के विकास में शिक्षण सूत्रों का हमें पालन करना चाहिए। इसमें हम जानते हैं कि मूर्त से अमूर्त की और पहले मूर्त वस्तु के माध्यम से उसे भाषा का शिक्षण कराकर अमूर्त अवधारणा और अमूर्त नियमों का निर्धारण कराना चाहिए। सरल से कठिन की ओर उन्हें सिखाना चाहिए भाषा का शिक्षण। आगमन से निगमन की ओर अर्थात उदाहरणों के माध्यम से नियम का प्रतिपादन करके और नियम के द्वारा वापस उदाहरणों की जो है सत्यता की जाँच करनी चाहिए। पूर्ण से खंड की ओर अर्थात उसे पहले पूर्ण रूप में समग्र विषय वस्तु को प्रस्तुत कर उसके खंड की ओर अर्थात अंश उसके गहन जानकारी उसे देनी चाहिए। विशेष से सामान्य की ओर सामान्यीकरण करवाना चाहिए। नियम जो है उसका निर्धारण उन्हें कराना चाहिए। इस प्रकार यथा प्रसंग इसका उपयोग करेंगे तो इसके द्वारा जो शिक्षण होगा, जो अधिगम होगा, वो प्रक्रिया पूरी सक्रिय होगी और प्रभावी होगी। इस प्रकार से भाषा शिक्षण के 6 नियम हैं, भाषा शिक्षण के 6 सिद्धांत हैं और ये 6 सिद्धांत भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं।